नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और ये है मंदिर वहीं बनाया है। आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। पालघर 2.0 बस होता होता बच गया, ये समझिए। कार्यक्रम तो सारा उसी प्रकार हुआ था जैसा पालघर में हुआ था, जिसमें आपको याद है हमारे कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा के और सुशील गिरी उनके जूनियर सन्यासी, वो दोनों जो थे वो मार मार के उनकी हत्या कर दी गई थी, लिंचिंग कर दी गई थी। और जो भी वीडियो लोगों ने देखे हैं उसमें उन्हें ध्यान होगा कि किस प्रकार से पुलिस ने उनको मॉब को हैंडओवर कर दिया था एक तरह से कि ये लीजिए, इनको अब आप संभालिए, अब आप इनके साथ जैसा चाहे वैसा कीजिए। और उस उद्धव सरकार ने, उस निरंकुश भेड़िए की सरकार ने उनके हत्या पर, उनकी लिंचिंग पर कोई कार्रवाई भी नहीं की थी। जानबूझकर चार्जशीट नहीं दी जिससे कि समय पूरा हो जाए और डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाए सारे अपराधियों को। और क्यों किया था? क्योंकि वो वहाँ पर जो एक क्रिश्चियन माफिया काम करता था, उस क्रिश्चियन माफिया से ओबलाइज थी। कौन था उसमें पीछे? कांग्रेस पार्टी। क्योंकि इस देश में क्रिश्चियन इवेंजेलिकल माफिया जो कन्वर्शन माफिया है, उसकी सबसे बड़ी खैरखा जो है वो रोम लला की पार्टी है। जानते हैं ना रोम लला कौन है? आप लोग इस समय राम लला की भक्ति में पूरी तरह से हम जानते हैं कि एक तरह के उल्लास और उन्माद में हैं, लेकिन रोम लला को मत भूलिएगा कि रोम लला और उनकी माता जी जो हैं रोम माता, और रोम माता रोम लला जो है वो अपने कार्यक्रम में सदैव लगे रहते हैं। वो कभी भी अपना लक्ष्य ओझल नहीं होने देते। उनका लक्ष्य यही है कि जिस प्रकार से एक महिला ने कॉन्स्टेंटाइन से विवाह करके रोमन एम्पायर को एक क्रिश्चियन एम्पायर में बदल दिया था, उसी तरह से भारत को भी बदल दे। लेकिन हुआ गड़बड़ थोड़ा सा, वो हो नहीं पाया। लेकिन ये जो पालघर 2.0 हुआ है वो कल पुरुलिया में हुआ है। वही सिचुएशन है, वही पश्चिम बंगाल है। 3 साधु, 3 संत, वो एक कार में बैठकर पुरुलिया के माध्यम से वो झारखंड से आ रहे थे और पुरुलिया होते हुए गंगा सागर की ओर जा रहे थे। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है, तो गंगा सागर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी से डायरेक्शन पूछने की आवश्यकता पड़ गई, तो उन्होंने किसी से रास्ता पूछ लिया। और रास्ता पूछ लिया, बताते हैं जिनसे रास्ता पूछा वो कोई लड़कियां थीं उस समय, उनको और कोई वहाँ दिखा नहीं। उनसे रास्ता पूछ लिया, और रास्ता पूछ लिया तो उनको पता भी नहीं था। और शायद वो देख के, जो साधुओं को देख के उन्होंने पता नहीं कि भाई किस प्रकार का ये पश्चिम बंगाल है जहाँ लोगों ने कभी साधु नहीं देखे। तो उनको साधु को देख के संभवतः वो डर गई या कुछ भी हुआ। और उसके बाद फिर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा होकर उन साधुओं को गाड़ी से खींच लेती है। गाड़ी में 3 लोग हैं, विजय मधुर गोस्वामी जी हैं और उनके 2 शिष्य जो उनके पुत्र भी बताए जाते हैं वो हैं। कह रहे कि साहब की क्या अफवाह फैल गई कि अपहरण हो गया, अपहरण हो गया। ये आजकल बड़ी आसान हो गया है अफवाह फैलाना, विशेषकर जब कहीं पर भी आप देखते हैं कि जो विशेष समुदाय होते हैं ना, तो उनमें ये पता नहीं क्यों अफवाह जो है वो बहुत आसानी से फैल जाती है। पश्चिम बंगाल का इतिहास हिंसा का वैसे ही पुराना है। जब से वहाँ पर कम्युनिस्टों ने शासन आरंभ किया तब से लेके आज तक जो हिंसा का वातावरण वहाँ बनाया गया है, उस हिंसा के वातावरण में किस प्रकार का वहाँ प्रजातंत्र चलता है वो आप सोच सकते हैं। एक समय था जब स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित होकर वहाँ का जो युवा था वो एक क्रांतिकारी प्रेरणा से ग्रसित होकर उसने अंग्रेज़ों को घुटने पर आने पर विवश कर दिया। और बंग भंग आंदोलन, जो बंग भंग हुआ था, वो बंग भंग विरोधी आंदोलन में
उन्होंने उन्हें विवश किया कि वो बंगाल का जो पार्टीशन है उसको निरस्त करें। तो वो उन्होंने निरस्त करवाया। वो अनुशीलन समिति इत्यादि जो थी, जिसमें महर्षि अरविंद इत्यादि जो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी वहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया था, उससे डर के अंग्रेज़ों ने बाद में गांधी जी का आविष्कार किया। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन जब से ये कम्युनिस्ट आए हैं तब से इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रही हैं। और ममता दीदी जो आई हैं वो उनको लोगों ने इसलिए लाया था कि भाई वो जो कम्युनिस्टों की जो हिंसा और जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं वो उससे उन्हें छुटकारा मिले, कुछ असली प्रजातंत्र आवे, कुछ लोग बाग जो हैं उनको कुछ शांति मिले, कुछ वो संतोष की सांस ले सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कम्युनिस्टों के समय आपको याद दिलाऊं कि ये जो बात हो रही है तो अब याद कीजिए 1982 में 16 आनंद मार्गियों को, जी 16 साधु और एक साध्वी, इनको कलकत्ता में जलाकर मार दिया गया था। 3 अलग अलग स्थानों पर उसी समय। बिजोय सेतु वाली घटना इसको बोला जाता है। लेकिन एक भी व्यक्ति आज तक पकड़ा नहीं गया। जब ममता दीदी की सरकार आई तो 30 वर्ष बाद उन्होंने एक कमीशन का गठन कर दिया 2012 में इसी घटना की जांच के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 34 वर्ष का जो कम्युनिस्ट शासन था उसमें उन्होंने एक मारे झापी नाम का नरसंहार भी किया था, जिसमें बांग्लादेश से आए हुए जो दलित वर्ग के लोग थे, विशेषकर जिनको हम बोलते हैं राजवंशी और नामशूद्र। तो ये नामशूद्र और राजवंशी जो आए हुए थे उनका मरिच झापी नामक एक द्वीप है, उसमें नरसंहार किया गया। लोग कहते हैं 10,000 लोग मारे गए और उसका कोई रिकॉर्ड भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये तो धीरे धीरे बात खुली और जब कम्युनिस्ट सत्ता हटी तब पता चला। तो ये जो वहाँ का वातावरण है वो तो है, और ममता दीदी ने उसको लगातार निरंतर रखा है। निरंतर इस प्रकार से रखा है कि अब आप ये देखिए कि साधु संतों का वहाँ पर निकलना, चलना फिरना बड़ा कठिन हो गया है। यदि कोई पैदल यात्रा कर रहा है, आप जानते हैं कि साधु संत जो हैं वो तीर्थ यात्रा बहुत सारे आज भी पैदल करते हैं। तो ये पैदल चलना किसी साधु संत का, पैदल चलना किसी महिला का पश्चिम बंगाल में अब दूभर और दुष्कर होता जा रहा है। एक समय था, मैं चूँकि कलकत्ता में पढ़ा हूँ, मैंने मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कलकत्ते में की है, वहाँ पर किसी भी महिला की और कोई गलत दृष्टि से देखता भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई किसी को किसी कानून का भय था। वहाँ की संस्कृति में ऐसी बात थी कि आप किसी महिला की ओर गलत दृष्टि से कभी देखते भी नहीं थे। महिलाओं की पूर्ण स्वतंत्रता थी। बसों में भी यदि कोई महिला चढ़ती थी तो लोग अपने आप उठ के और सीट दे देते थे। और वैसे इसका दूसरा जो है वह और भी रूप है, और भी स्थानों पर ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ बड़ा ही एक शांतिपूर्ण इस प्रकार का कम से कम महिलाओं की दृष्टि से हुआ करता था ना। लेकिन आज नहीं है, आज बिल्कुल नहीं है। आज जो है वो शांति दूतों ने अपना जो अरबी और फारसी कल्चर है वो पूरी तरह से वहाँ लागू कर दिया है। आज महिला जो है वो चौरंगी में बिना सीटियाँ सुने हुए वॉक नहीं कर सकती है, उन फुटपाथों पर चल नहीं सकती है। वे फुटपाथ जिन पर जब हम छात्र हुआ करते थे चौरंगी में हम जाया करते थे, तो वहाँ हम एक प्रकार से छुट्टियाँ होती थी तो चौरंगी जाया करते थे कि चौरंगी में हम घूमेंगे। आज आप घूम नहीं सकते क्योंकि सारे फुटपाथ जो हैं वो पूरी तरह से कब्जा लिए गए। क्यों कब्जा लिए गए? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का विशेष मॉडल है, और वो मॉडल इतना अच्छा है कि अभी जब लिस्ट निकली सफाई की, क्लीन सिटीज़ की, तो जो नीचे से जो 10 शहर थे, यानी 10 सबसे गंदे शहर, वो 10 के 10 पश्चिम बंगाल में थे।
जिसमें हावड़ा नंबर 1 पे था और कोलकाता जो है वो भी नंबर 8 पर था। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक प्रकार से केवल सत्ता और सत्ता ही एकमात्र उद्देश्य रह जाए, सत्ता के लिए पूरी तरह से देश की, संस्कृति की, समाज की, सबकी न केवल उपेक्षा कर दी जाए, अपितु देश, संस्कृति, समाज उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का भी प्रयास कर दिया जाए, जिससे कि यदि ये ध्वस्त हो जाते हैं तो फिर एक प्रकार की पूरी निरंकुशता वहाँ व्याप्त हो जाए और उस निरंकुशता में जिसके पास गुंडों की फौज हो वो वहाँ सदैव के लिए सत्ता हासिल करके रख सके। जब इस प्रकार का वातावरण हो जाएगा तो साधु, संत, सज्जन और महिला इनका निरापद रहना नितांत असंभव हो जाएगा। तो अब भाई लोग जो हैं हमारे अभी भद्र लोग, वो अभी भी सोचते हैं कि सत्ता अधिक आवश्यक है और समाज, संस्कृति, देश, राष्ट्र ये सब अत्यावश्यक नहीं है या आवश्यक भी नहीं है। तो भाई आपके जो भद्रलोक है हमारा पश्चिम बंगाल का, उनको मुबारक। कुछ दिनों में उनके घरों पर भी ये सारे के सारे जो टोले हैं ये आकर उनका भी वही कार्यक्रम करेंगे जो आज साधु संतों का कर रहे हैं। ये हमारे भद्र लोग जो हैं वो कृपया सुन लें और समझ लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।